हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का 20 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोगों को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात का नृत्य कौन सा है। तो देखिए ऑप्शंस में क्या दिया था ये तो खैर हमको नहीं पता है। गुजरात का जो नृत्य है वो है गरबा। अगर ऑप्शंस में डांडिया हो, भवई हो, टिप्पणी हो, पत्थर हो या हुडो हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उस्ताद बिंदा खान जो है ना, ये सारंगी से संबंधित हैं। अगर हम बात करें उस्ताद बिंदा खान की, तो उस्ताद बिंदा खान का जन्म 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान दिल्ली में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, पूछा गया था भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे जो पुरानी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। देखिए, ब्राह्मी लिपि जो है ना, ये भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसका प्रयोग प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कितने देशों के साथ समुद्री सीमा लगती है। कुल 7 देशों के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। कौन कौन से देश हैं वो? पाकिस्तान हुआ, मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ और इंडोनेशिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था। देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ना, 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें देखिए मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग अच्छे से जान लीजिए। जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये 29 से 30 आर्टिकल में आ जाता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है 25 से 28 आर्टिकल में आ जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल में आ जाता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये 23 से 24 आर्टिकल में आ जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि मौलिक अधिकार से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। अगर हम बात करें नॉर्मन बोरलॉग की, तो ये एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। उन्हें कुछ लोगों द्वारा आधुनिक कृषि का जनक भी माना जाता है। अब पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि आधुनिक कृषि का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और देखिए, नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए हरित क्रांति से पूछा गया था, और एक क्वेश्चन भारत की कोस्ट लाइन लंबाई कितनी है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत देश की जलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो देखिए, भारत की जो जलीय सीमा है ना, कुल 2 देशों के साथ लगती है। भारत के साथ जल की सीमा साझा करने वाले 2 देश वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जनगणना 2011 सर्वाधिक साक्षरता दर जो है ना, ये केरल की है। भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है। यह आपको ध्यान रखना है। केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें, तो पुरुष साक्षरता दर 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता दर 92.07% है।
केरल की कुल साक्षरता दर 94% है, जो भारत में औसत साक्षरता दर 72.98% से अधिक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 5 आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल के साथ में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए 5 आईआईटी की जो स्थापना है ना, ये पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, और दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है ना, ये 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1961 से 1966। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1969 से 1974। ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और पांचवी पंचवर्षीय की जो योजना है 1974 से 1978। छठी पंचवर्षीय की जो योजना है 1980 से 1985, और सातवीं पंचवर्षीय की योजना है 1985 से 1990। आठवीं पंचवर्षीय की जो योजना है 1992 से 1997। नौवीं पंचवर्षीय की जो योजना है वो है 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय की जो योजना है वो है 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय की योजना है 2012 से 2017। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैसूर दशहरा ये कहाँ मनाया जाता है। देखिए मैसूर दशहरा जो है ना, ये कर्नाटक में मनाया जाता है, और इस उत्सव की शुरुआत जो है ना 15वीं शताब्दी के विजयनगर के राजाओं ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक ने पुष्प प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना भी की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की भी मेजबानी की है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेशनल गेम्स की मेजबानी किसने की थी। देखिए 36वें नेशनल गेम्स की जो मेजबानी है ना, ये गुजरात के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गुजरात के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है ना, ये कुशीनगर में हुई थी। और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है ये सारनाथ में दिया, और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है, और उनका विवाह यशोधरा से हुआ था, और उनका एक पुत्र राहुल था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया था। तो लिएंडर पेस का जो संबंध है ना, टेनिस से होगा। तो टेनिस आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की थी। देखिए राष्ट्रीय खेल 2023 की जो मेजबानी है ना, ये गोवा के द्वारा की गई। तो गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए बुंदेलखंड नृत्य शैली से पूछा गया था। देखिए बुंदेलखंड नृत्य शैली से क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसमें क्या ऑप्शंस में था, ये तो हमको नहीं पता है। तो जान लीजिए बुंदेलखंड के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो बुंदेलखंड के जो नृत्य हैं वो हैं बधाई नृत्य हुआ, राई नृत्य हुआ, बरेदी नृत्य हुआ, सैरा नृत्य हुआ, और कानडा नृत्य हुआ, और ढिमरयाई नृत्य हुआ, नरौता नृत्य हुआ। ये सारे जो नृत्य हैं ये बुंदेलखंड के नृत्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यूएस की सेक्रेटरी से क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। बच्चों ने तो यही बताया कि यूएस की सेक्रेटरी से क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएस की सेक्रेटरी कौन, एंटनी विल्कन। और देखिए मूल्यह्रास की परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मूल्यह्रास की परिभाषा क्या है। मूल्यह्रास एक लेखांकन अभ्यास है जिसका उपयोग किसी मूर्त या भौतिक संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन में फैलाने के लिए किया जाता है। मूल्यह्रास दर्शाता है कि किसी निश्चित समय अवधि में परिसंपत्ति का कितना मूल्य उपयोग किया गया है। कंपनियां कर और लेखांकन दोनों उद्देश्य के लिए संपत्ति का मूल्यह्रास करती हैं। उनके पास चुनने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदी में देखिए आम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जान लीजिए। पीयूष होता है, सोम होता है, अमी होता है, जीवनोदक होता है, अमृत होता है, सुधा होता है। और आम के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। पिंक बंधु, रसाल, आम्र, सौरभ, अंबु, अमृत फल, अतिसौरभ, सहकार, अमृत फल, फल श्रेष्ठ। ये सारे शब्द जो है ना, ये आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी की अगर हम बात करें तो वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। खाली स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
विलोम शब्द से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस विलोम शब्द से पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गद्यांश से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। और गद्यांश जो पूछा जा रहा है बिल्कुल सिंपल सा गद्यांश पूछा जा रहा है। ये नंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। 5 नंबर यहाँ से आप अर्जित कर सकते हैं और आप कट ऑफ के दायरे में आ सकते हैं। बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। मुहावरे से लगभग ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मुहावरे में। इसी शिफ्ट में मुहावरे से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस हमको मिले हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हमको नहीं मिले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।